बैठो। श्री अशोक शुक्ल, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने गद्य की छटा से आपका मनोरंजन करें। श्री अशोक शुक्ल। वाह अशोक, बहुत अच्छे। मित्रों, मैं नई दिल्ली के साहित्य जांच विभाग से आ रहा हूँ। कुछ कारणों से मुझे कुछ कवियों के विषय में जानकारी चाहिए। मैं इन कवियों के विषय में बता रहा हूँ। अगर आप इनमें से किसी कवि के विषय में कुछ जानते हो तो मेहरबानी करके संबंधित जानकारी हमारे विभाग तक पहुँचाने की तकलीफ कीजिए, जिससे उचित कार्यवाही की जा सके। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आप में से किसी ने पिछले कुछ दिनों में कबीरदास को कहीं देखा है? हम इनसे अविलंब मिलना चाहते हैं। इन्होंने अपने विषय में लिखा है, काशी में हम प्रकट भय हैं रामानंद चिताए, समर्थ का परवाना लाए हंस जगावन आए। हमारा विभाग ये जानना चाहता है कि काशी में प्रकट होने से पूर्व ये कहाँ छिपे रहे, और जब रामानंद ने इन्हें चेतावनी दे दी थी तो इन्होंने हंस क्यों जगाए। इनका ये कहना कि ये समर्थ का परवाना लाए, हम अपनी विभागीय नीति स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारत सरकार के अलावा अन्य किसी के द्वारा इशू किए गए परवाने को मानने के लिए हमारा विभाग बिल्कुल बाध्य नहीं है। हमें थोड़ा काम सूरदास जी से भी है। हमारे विभाग ने अच्छे कंबलों के लिए जो टेंडर मांगे थे उसके जवाब में इन्होंने सिर्फ इतना लिखकर भेज दिया है कि सूरदास प्रभुकारी कामरी चढ़े न दूजो रंग। अगर वाकई इनके कंबलों में दूसरा रंग नहीं चढ़ता और ये समय पर वाजिब मूल्य में कंबल सप्लाई कर सकते हैं तो हमें इनसे कंबल खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये अपनी फर्म का पूरा नाम पता देते हुए तो पत्र व्यवहार करें। हमारे विभाग को एक आवेदन पत्र केशवदास जी का मिला है जो इस तरह है, केशव केसन यस करी जस अरिहु न कराही, चंद्रवदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाएं। इनके साथ केसों ने यानी मुकदमों ने ऐसा किया है जैसा कि दुश्मन भी नहीं करते। इन्हें ऐसे केसों में, ऐसे मुकदमों में नहीं फंसना चाहिए था। इनके प्रति पूरी सहानुभूति व्यक्त करते हुए भी मैं अपने विभाग की नीति स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा विभाग कवियों के आपसी लड़ाई झगड़े और मुकद्देबाजी बिल्कुल पसंद नहीं करता। साथ ही इनका यह कहना कि सभी चंद्रवदनी और मृगलोचनी इन्हें बाबा कह कहकर जाया करें, यह बिल्कुल अवैधानिक मांग है और इसलिए अस्वीकार की जाती है। हम महाकवि बिहारी लाल से भी मिलना चाहते हैं। इन्होंने एक बार अपने मोहल्ले की किसी लड़की के विषय में लिखा था, पत्रा ही तिथिपाइये वा घर के चौपास, नित प्रति पुण्यो ई रहे आनन ओप उजास। यानी उस लड़की का मुंह चंद्रमा की तरह था, इसलिए उसके मोहल्ले में हमेशा पूर्णमासी ही बनी रहती थी। अब इतना तो आप सब जानते हैं कि आजकल सारी दुनिया में कितना बड़ा ऊर्जा संकट चल रहा है। अगर बिहारी लाल जी ऐसी 400-500 लड़कियों के विषय में भी प्रामाणिक जानकारी दे सकें तो उनके मोहल्ले में आसानी से बिजली के कनेक्शन कटवाए जा सकते हैं और बिजली की बचत की जा सकती है। एक कोई श्री मैथिली शरण गुप्त हैं। हमारे विभाग की जानकारी के मुताबिक गुप्त जी ने लिखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अगर आप लोगों ने अखबार पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे पिछले दिनों सरकारी डेयरी से दूध की चोरी के समाचार लगातार मिलते रहे हैं। हमारा विभाग जानना चाहता है कि इन्होंने आंचल में जिस दूध की चर्चा की है वो सरकारी डेयरी से चुराया हुआ तो नहीं है। और ये बच्चन जी कौन है? इन्होंने लिखा है, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। हम अपने विभाग की ओर से बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उस पार चाहे जो कुछ हो, लेकिन बिना उचित पार पत्र के बच्चन जी को उस पार जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और बच्चन जी इस पार जिस मधु की बात करते हैं, अगर मधु से उनका मतलब शहद से है तो हम ये स्पष्टीकरण चाहेंगे कि ये नेपाल से स्मगल किया हुआ मधु तो नहीं है। और अगर उनका मधु से उनका तात्पर्य शराब से है तो हम जानना चाहेंगे कि ये शराब की, ये महुए की कच्ची शराब तो नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर किसी दुष्परिणाम की जिम्मेवारी हमारे विभाग पर जरा भी नहीं होगी। हमारा विभाग हमेशा से जुए का विरोधी रहा है।
हमें बहुत अफसोस है कि हमारे बार बार लिखने पर भी कवियों का जुआ खेलना बंद नहीं हुआ। हमें श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल का एक बयान मिला है, प्राण की बाजी लगाकर भी न मैं जीता न हारा। हमारा विभाग जानना चाहता है कि ये इतना तगड़ा जुआ क्यों खेलते हैं और ये निगरानी शुदा या सजा याफ्ता तो नहीं है। प्राण की बाजी लगाना गैर कानूनी है, इसलिए अपने विभाग की ओर से मैं इन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि भविष्य में ये प्राण की बाजी लगाकर इतना तगड़ा जुआ न खेलें। एक कोई श्री धर्मवीर भारती हैं, इनकी भी रिपोर्ट है। इन्होंने बड़े गर्व से लिखा है, रख दिए तुमने नजर में बादलों को साध कर, आज माथे पर सरल संगीत से निर्मित अधर। क्या ये इतना भी नहीं जानते कि नजर में इतने वजनदार बादलों को साधने के बाद माथे पर अधर रखना कितना खतरनाक काम है। ऐसा करने से नजर में सधे बादल फिसल के गिर सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट की नौबत आ सकती है। इसलिए विभाग की ओर से इन्हें चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में ये ऐसे जोखिमपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहन न दें। हमारा विभाग नीरज जी के विषय में भी कुछ सूचनाएं चाहता है। जैसा कि नीरज जी ने खुद ही बताया है, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। हम जानना चाहते हैं कि यह कारवां किस सेक्टर में, सरहद से कितनी दूर गुजरा था और इसमें कितने टैंक या बख्तरबंद दस्ते थे। फिर कारवां गुजर जाने के बाद ये क्यों देखते रहे और उस गुबार में इन्होंने क्या क्या देखा। एक फेरी वाले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, ये पहले ही एक अदालत में बयान दे चुके हैं, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। हमारा विभाग जानना चाहता है कि इन्होंने अपना गीत बेचने का लाइसेंस चालू सत्र के लिए रिन्यू क्यों नहीं कराया है और इनके ऊपर आयकर अथवा बिक्री कर की कोई राशि बकाया तो नहीं है। आपसे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर इनमें से किसी कवि के विषय में आपको कोई जानकारी होगी तो आप कृपया हमारे विभाग तक संबंधित जानकारी पहुंचाकर हमारे काम को सरल बनाने में मदद देंगे। साभार साहित्य जांच विभाग के निदेशक की ओर से आपका ही अशोक शुक्ल।